नमस्कार सभी को। आज मैं करवाऊंगा संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपवाह्य तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपवाह्य तंत्र में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नदियां हैं उन नदियों को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। कौन सी बड़ी नदियां हैं, कौन सी मध्यवर्ती नदियां हैं और ऐसी कौन सी छोटी छोटी नदियां हैं जो किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है बल्कि आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती हैं। तो आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपवाह्य तंत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जो पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था, उनकी स्थिति के बारे में पढ़ा था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आज मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से पीछे की क्लास भी देख सकते हैं। और अपवाह्य तंत्र के अंतर्गत आपको लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस 10 नंबर के क्वेश्चन में यूएसए की सभी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यूएसए की किस तरह की नदियां हैं, कौन सी मीठी है, कौन से खारे जल वाले नदियां हैं और उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो कहीं नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा यूएसए के बारे में। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो एमजीयूसी की जो परीक्षाएं होंगी आपकी, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो ये यूनिट नंबर 2 में आपके लगता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत धरातलीय स्वरूप है, अपवाह्य तंत्र है, जलवायु है, इस तरह से उद्योग है, खनिज है, मृदा है। तो इस तरह के जो टॉपिक लगते हैं, तो आज हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में 2 नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो है अपवाह्य तंत्र। तो आप इसके नोटबुक लेकर के बैठिएगा जब ये क्लास देखो तब, तो कहीं नहीं जाइएगा, लास्ट तक देखते रहे। और लास्ट में आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज हम चलते हैं इस क्लास की ओर, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अपवाह्य तंत्र के बारे में। और अपवाह्य तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले एक तरफ आप यहाँ पर मानचित्र भी देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। परंतु हम संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र से पहले मैं बता देता हूँ उनकी स्थिति। तो इसका जो ये पूर्वी तट है, ये जो पूर्वी भाग है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो भाग अटलांटिक महासागर से लगता है। यानी अटलांटिक जो महासागर है उनसे सटा हुआ है, पूर्वी भाग सीमा बनाता है। और यूएसए का जो पश्चिमी छोर है, आप यहाँ पर देखोगे ये पश्चिमी भाग है। और इस पश्चिमी भाग में आपको विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर से सीमा बनाता है। तो दोनों ओर, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी भाग हो, तो महासागरों की सीमा बनाता है। और महासागरीय सीमा होने की वजह से अगर इसकी जलवायु की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सममुख्य जलवायु पाई जाती है जो मानव निवास के लिए अनुकूल है। इसके साथ साथ में अगर हम उत्तर की ओर देखें, उत्तरी सीमा के बारे में अगर हम देखें यूएसए के, तो उत्तरी सीमा ये लगती है, आप देख सकते हैं। और उत्तरी सीमा यहाँ है कनाडा। जो कनाडा देश है वो यूएसए के, कनाडा देश यूएसए के उत्तर में है। और ये जो सीमा रेखा बनाता है वो अक्षांशीय सीमा रेखा है जिसका नाम है 49 डिग्री। यानी दोनों देशों के मध्य न कोई पर्वत है न कोई नदी सीमा बनाती है, बल्कि अक्षांशीय सीमा लगती है और वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके दक्षिण में देखें तो दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेक्सिको और मेक्सिको की सीमा लगती है।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है मेक्सिको की खाड़ी, तो वो सीमा बनाता है। तो मेक्सिको का खाड़ी है ये प्रदेश, तो खाड़ी की सीमा बनाता है, और यहाँ पर मेक्सिको देश है तो वो देश की सीमा बनाता है। तो अगर हम देखें कि उनकी जलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा है और स्थलीय जो सीमा है वो बहुत कम है, क्योंकि 3 और जलीय सीमा लगती है, अटलांटिक, प्रशांत और मेक्सिको की खाड़ी की सीमा लगती है, और उत्तर में देखें तो कनाडा से स्थलीय भाग की सीमा लगती है, और दक्षिण का आधा भाग में मेक्सिको की सीमा लगती है। तो अब हम देखते हैं कि यूएसए के जो अपवाह्य तंत्र है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, और इन 4 भागों के अंतर्गत हम देखें तो पहला है अटलांटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली, यानी अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है वो नदियां। उसमें मुख्य नदी की बात करें तो वो है मिसिसिपी नदी। 2 नंबर अगर बात करें अपवाह्य तंत्र की तो वो 2 नंबर है प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। और प्रशांत महासागर में ये आप देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर की स्थिति है, और इस प्रशांत महासागर में यानी पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती है वो सभी नदियां प्रशांत महासागर में ही गिरती है। उसमें कोलंबिया और कोलोराडो 2 मुख्य नदियां हैं। तो आप कोलंबिया नदी के बारे में और कोलोराडो नदी के बारे में आप जान सकते हैं, और ये दोनों नदियां मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में ही गिरती हैं। अब हम 30 जो भाग हैं वो है अंतः प्रवाह प्रणाली। अंतः प्रवाह प्रणाली यानी वो होती है जो न तो किसी सागर में गिरती है, ना ही किसी महासागर में गिरती है, और ना ही किसी खाड़ी में या किसी झील में गिरती है, बल्कि आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती है। तो उसे अंतः प्रवाह की नदियां के नाम से जाना जाता है। इस तरह की यूएसए में बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, और पश्चिमी दिशा में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी इस तरह की नदियाँ मिलेगी, और वो नदियाँ न किसी सागर और महासागर में आती है बल्कि आंतरिक भाग में इस तरह से लुप्त हो जाती है। और लंबाई के हिसाब से देखें तो वो नदियाँ छोटी नदियाँ हैं। इसके बाद में अगर हम विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली की अगर बात करें तो विशाल झीलों में आप यहाँ पर यूएसए की विशाल झीलें देख रहे हैं ये, और इसे 5 अंगुलियाकार आकृति की झीलों के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हयूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। ये झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित ये झीलें हैं, और इन झीलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अपवाह प्रणाली के बारे में। तो आप डाल लीजिए, आप आज का हमारा पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा वो है यूएसए का अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र में मैं आपको सामान्य परिचय करवा देता हूं। तो सामान्य परिचय आप नोट कर लीजिए। हाँ, सामान्य परिचय में नोट कर लीजिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिए नोटबुक में, अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र में आप सामान्य परिचय लिखिए। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में अपवाह तंत्र से आशय, यूएसए में अपवाह तंत्र से आशय उस संपूर्ण व्यवस्था से है, उस संपूर्ण व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत, उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत वर्षा, हिमपात तथा हिमनदों से प्राप्त, वर्षा, हिमपात तथा हिमनदों से प्राप्त जल, नदियों, झीलों एवं
प्राप्त जल नदियों, झीलों एवं अन्य जलमार्गों द्वारा किसी महासागर, झील या आंतरिक बेसिन तक प्रवाहित होता है, आंतरिक बेसिन तक प्रवाहित होता है, यानी आंतरिक भाग में लुप्त हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपवाह तंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपवाह तंत्र विश्व के सबसे विकसित विविध एवं विस्तृत अपवाह तंत्रों में से एक है, यानी जो यूएसए का आप अपवाह तंत्र पढ़ोगे तो सबसे बड़ा यानी विस्तृत यानी सबसे बड़ा आप अपवाह तंत्र पढ़ सकते हैं, यानी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो वो यूएसए का है। और विविध यानी इसमें विविधताएं पाई जाती है अलग अलग, कुछ झीलीय अपवाह तंत्र है, कुछ बड़ी नदियां भी है, कुछ छोटी नदियां भी है, कुछ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, और कुछ ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है जो प्रशांत महासागर में गिरती है, और कई नदियां ऐसी भी है जो दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवाहित होकर के और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसलिए विविध प्रकार के हैं वो अपवाह तंत्र है, और विस्तृत यानी सबसे बड़ा इसका अपवाह तंत्र रहता है। तो अन्य देशों की तुलना में इसका अपवाह तंत्र है वो विकसित है, विस्तृत है और विविध प्रकार का है। हाँ, आगे नोट कीजिए। इसका प्रमुख कारण देश की भौगोलिक विविधता, विस्तृत क्षेत्रफल, विभिन्न जलवायु प्रदेश तथा विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, यानी यहां पर स्थलाकृतियों या फिर भौगोलिक विविधता की बात करें तो यूएसए में पश्चिमी छोर पर आपको रॉकीज पर्वतमाला मिलेगी, फिर आपको पठारी प्रदेश मिलेगा, फिर प्रशांत तटीय प्रदेश मिलेगा। इसके साथ साथ में दक्षिण पूर्व में आओगे तो आपको प्लेशियन पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलेगा। मध्यवर्ती जो भाग है वो मैदान के रूप में आपको मिलेगा, मैदानी प्रदेश भी मिलेगा आपको। तो इस तरह से इनमें भौगोलिक विविधता पाई जाती है, यानी समान रूप से इसका धरातल नहीं है। और विस्तृत क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यूएसए है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। तो आपने पीछे जो क्लास ली उनमें आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा और चीन के बाद में जो स्थान आता है वो आता है यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो क्षेत्रफल भी इनका बड़ा है और यहाँ पर विभिन्न जलवायु भी पाई जाती है, जो जलवायु हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जलवायु से संबंधित यूएसए के। आगे लिखिए, संयुक्त राज्य की जल प्रवाह प्रणाली में
संयुक्त राज्य की जल प्रवाह प्रणाली में रॉकीज पर्वतों की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। रॉकीज पर्वतों की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। रॉकीज पर्वत इस देश की जल विभाजक है। रॉकीज पर्वत इस देश की जल विभाजक है। तो जल विभाजक कैसे हैं? तो अगर हम देखें तो यहां से इस तरह से रॉकीज पर्वतमाला श्रेणी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो आपको रॉकीज पर्वत श्रेणी के रूप में आपको मिलेगा। तो रॉकीज पर्वत से अनेक नदियों का उद्गम होता है और कुछ नदियां ऐसी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है इस ओर, और कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसलिए कैसे? क्योंकि पूर्वी भाग में ये जो नदियां हैं वो विकसित नदियां हैं, क्योंकि इन नदियों में और इन क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्र की ओर सबसे अधिक वर्षा हो पाती है, और सबसे अधिक वर्षा होने की वजह से ये बारहमासी नदियां कही जाती है, क्योंकि जहां पर सबसे अधिक वर्षा होगा और वहां पर सबसे अधिक जल की आपूर्ति होगी, और जहां पर सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति होती है वो नदियां बारहमासी नदियां कही जाती हैं। तो यानी इन नदियों या पूर्व की ओर जो प्रवाहित होती हैं वो नदियां कभी सूखी नहीं रहती है, उनमें हमेशा जल का प्रवाह होता रहता है। अब हम पश्चिम की ओर देखते हैं। पश्चिम की ओर जो मानसून होता है, और मानसून जब रॉकीज पर्वत से टकराता है तो ये वृष्टि प्रदेश कहलाता है पूर्वी दिशा की ओर, और जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इस दिशा में वर्षा कम हो पाती है। तो आप मरुस्थल के रूप में आप पढ़ते हो तो यूएसए का मरुस्थलीय, जो हमने विश्व के मरुस्थल पढ़ाए थे उसमें कैलिफोर्निया मरुस्थल, सोनारन मरुस्थल, इस तरह के मरुस्थल पढ़े आपने। भूमध्य सागरीय प्रदेश भी पढ़ा। तो यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है, इसलिए प्रदेश सूखा रहता है, और यहाँ की जो नदियां हैं वो भी मानसूनी नदियां कही जाती है। यानी वर्षा ऋतु में इसमें अधिक जल, और जब वर्षा नहीं होती है तो ये नदियां सूख जाती है, इसलिए इसे मानसून नदियां कहा जाता है। तो रॉकीज पर्वत इस देश का एक जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। इस श्रेणी के पश्चिम की ओर, आगे नोट कर लीजिए, इस श्रेणी के पश्चिम की ओर की नदियां, इस श्रेणी के पश्चिम की ओर की नदियां प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी जो रॉकीज पर्वत के पश्चिम की ओर बहती है वो प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती है तथा पूर्व की ओर की नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस राष्ट्र की जल प्रवाह प्रणाली को, इस राष्ट्र की जल प्रवाह प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। हाँ, तो चारों भाग आप लिख लीजिए। इसमें एक नंबर है, ये आप डाल लीजिए, एक नंबर अटलांटिक महासागर की
जल प्रवाह प्रणाली, अटलांटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। 2 नंबर, प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली, यानी अटलांटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। 2 नंबर, प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। 3 नंबर, अतः प्रवाह प्रणाली। 3 नंबर डाल लीजिए, अंतः प्रवाह प्रणाली। 4 नंबर डाल लीजिए, विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली। विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली। हाँ, अब आप इसके नीचे यूएसए का मैप बना लीजिए और मैप में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी नदियां हैं। हाँ, पहले मैप बना लीजिए आप पूरा यूएसए का, ये आप पूरा यूएसए देख रहे हैं, वो मैप बना लीजिए। हाँ, यहाँ से इस तरह से। हाँ, मेरे साथ साथ में बनाते जाएं। और ज्योग्राफी में अगर बात करें तो ज्योग्राफी में मैप होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी आप चीज पढ़ रहे हो, चाहे उसकी स्थलाकृतियां पढ़ रहे हो किसी देश विशेष की, तो उसका मैप बनाओ और उसके अंतर्गत है वो अपने सभी क्षेत्र है वो दर्शा देना चाहिए। हाँ, बना लीजिए इस तरह का मैप। एग्जाम की दृष्टि से मैप होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, इस तरह से बना लीजिए आप। ये बन गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये नदी है मिसिसिपी नदी। इस तरह से आप बनाइए मिसिसिपी नदी। हाँ, पूरी मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी है वो किस में गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी। इसकी सहायक नदी मुख्य यहां से आप डाल लीजिए मिसौरी नदी। हाँ, ये है मिसौरी नदी और यहाँ पर है इसका, ये है मिसिसिपी आप देख रहे हैं, ये है मिसौरी नदी। उसके बाद में अरकनसास नदी, ये देखो। हाँ, अरकनसास नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है, अरकनसास। फिर है रेड नदी, ये देखो रेड नदी, ये रेड नदी। ओहियो नदी, ये आप देख सकते हैं, ये आप ओहियो नदी डाल लीजिए। ये है टेनेसी नदी, आप टेनेसी नदी डाल लीजिए इस तरह से। फिर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई ओहियो नदी मिलती है, टेनेसी नदी। यहां पर डाल लीजिए आप हुडसन नदी, ये देखो हुडसन नदी। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर। अब हम रियो ग्रांडे नदी डाल लीजिए, ये देखिए रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी है वो इस तरह से मेक्सिको और यूएसए दोनों की सीमा बनाती है। इस तरह से सीमा से होती हुई बहती है और फिर मेक्सिको खाड़ी में गिरती है। तो रियो ग्रांडे नदी की याद रखना। फिर हम पश्चिम की ओर जाते हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है कोलोराडो नदी, ये आप दर्शा लीजिए, जो प्रशांत महासागर में जल लेकर जाती है, कोलोराडो नदी। ठीक है, उसके बाद में
कोलंबिया नदी, ये देखिए मुख्य नदी है कोलंबिया, और ये प्रशांत महासागर में इस तरह से जाती है। और कोलंबिया की जो सहायक नदी है वो है स्नेक नदी, इस तरह से, और स्नेक नदी कोलंबिया की मुख्य सहायक नदी है, इस तरह से जाती है। और उसके बाद में सेक्रामेंटो, और सेक्रामेंटो नदी भी प्रशांत महासागर में इस तरह से जाती है और गिरती है। ठीक है, प्लांटा नदी भी मिसौरी की सहायक नदी है, प्लांटा, इस तरह से आप डाल सकते हैं, प्लांटा मिसौरी की सहायक नदी। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिए। नदियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, नाम और इनका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो डाल लीजिएगा, कहाँ पर गिरती है, कौन सी नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर झीलों दर्शा सकते हैं, इस तरह से झील बना लीजिए आप। तो झील बनाओगे तो ये है सुपीरियर झील, सुपीरियर होगी। उसके बाद में ये जो झील आप बनाओगे, ये आप देख रहे हैं, मेरे साथ साथ में बनाते जाओ, नोटबुक में नोट करते जाओ। ये झील है मिशिगन झील, तो ये सुपीरियर झील, ये मिशिगन झील, ह्यूरन झील ये, और उसके बाद ये है ईरी झील, और ये है ओंटारियो झील, ये ओंटारियो झील है। ठीक है, तो ये 500 झीलें आप दर्शा सकते हैं। हाँ, बना लीजिए, 2 मिनट का वक्त है आपके पास में। हाँ, बना लीजिए आप अच्छी तरह से, नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम एक एक प्रवाह प्रणाली है उसका विस्तार से अध्ययन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली, और अंटार्कटिक महासागर की जो जल प्रवाह प्रणाली है उसकी जो मुख्य जो नदी है उसका नाम है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी मैंने अभी आपको बताया था, ये नदी है, ये आप देख रहे हैं, और यूएसए की प्रमुख और मुख्य नदी कही जाती है ये, इस तरह से। और ये नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, इस तरह से। तो अगर मिसिसिपी नदी की बात करें तो इस नदी की गणना है वो विशालतम नदियों में से की जाती है, यानी यूएसए की सबसे लंबी नदी कही जाती है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी का जो उद्गम स्थल की अगर बात करें तो लेक इटास्का जो क्षेत्र है, लेक इटास्का, तो यहाँ से इस झील से, लेक इटास्का झील से, यानी मिनीसोटा में है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम स्थान वो होता है जहाँ से नदी निकलती है, वो उसका उद्गम स्थान कहलाता है। और उसके बाद में ये प्रवाहित होती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और ये आप देख रहे हैं, ये मेक्सिको की खाड़ी है और इस मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है।
और यह नदी यूएसए के 2/3 यानी 66%, 2/3 यानी 66 जो प्रतिशत है वो जल को प्रभावित करती है। तो 66% जो जल है वो यूएसए का मिसिसिपी नदी में है और वो मेक्सिको की खाड़ी में ये जल लेके जाती है। तो 66% जल को प्रभावित करती है ये नदी। और मुख्य सहायक नदियों की अगर बात करें तो मिसौरी, और मिसौरी नदी के आप देख सकते हैं यहां से, ये देखो ये रही मिसौरी नदी, इस तरह से होती हुई और फिर उसके बाद में ये मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में ओहियो नदी, तो आप ये देख सकते हैं ओहियो नदी, ओहायो नदी है ये इस तरह से। उसके बाद में अरकनसास, तो अरकनसास के रूप में अगर देखें तो ये मुख्य बड़ी नदी है, ये भी इसकी सहायक नदी कही जाती है। इसके बाद में रेड नदी है, तो ये भी इसकी सहायक नदी है, ये देख लीजिए रेड नदी भी सहायक नदी है। टेनेसी नदी ये ओहियो की सहायक है, मिसिसिपी की नहीं है, ओहियो की सहायक नदी है। तो ये जो नदियां हैं इसकी सहायक है, इसमें मिसौरी है, ओहियो है, अरकनसास है और रेड नदी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां कही जाती हैं। और इस नदी की जो लंबाई की बात करें, यानी इनकी जो कुल लंबाई है 6437 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। तो 6400 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और ये नदी अमेरिका व मेक्सिको की सीमा के मध्य जो नदी है वो है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी आप इसकी स्थिति देखें तो ये आप देख सकते हैं अमेरिका और यहाँ से, और उसके बाद में अमेरिका और मेक्सिको, यानी ये जो देश है वो मेक्सिको है और ये अमेरिका है। तो इसकी इस तरह से ये सीमा बनाती हुई बहती है और फिर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो अटलांटिक महासागर की मुख्य नदियां हैं और उसमें मुख्य नदी मिसिसिपी है और उसकी सहायक नदी मिसौरी है, ओहियो है और अरकनसास है और रेड नदी है। उसके साथ साथ में अगर अन्य स्वतंत्र नदी की बात करें तो रियो ग्रांडे नदी भी है जो 2 देशों की सीमा बनाती है और वो देश है अमेरिका और मेक्सिको। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, अटलांटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। हाँ, अटलांटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली लिखिए पहले। इसमें इस प्रदेश की मुख्य नदी, इस प्रदेश की मुख्य नदी मिसिसिपी है। इस प्रदेश की मुख्य नदी मिसिसिपी है जो एक विशाल प्रदेश से होकर बहती है, जो एक विशाल देश से होकर बहती है। अपलेशियन पर्वत के पूर्व में, अपलेशियन पर्वत के पूर्व में गिरने वाली नदियां मुख्य है जो अटलांटिक महासागर व मेक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। अटलांटिक महासागर व मेक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए 1 नंबर, मिसिसिपी नदी।
हाँ, स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, मिसिसिपी नदी। हाँ, लिखिए इसमें मिसिसिपी नदी में। इस नदी की गणना विश्व की विशालतम नदियों में से की जाती है। इस नदी की गणना विश्व की विशालतम नदियों में से की जाती है, जिस प्रकार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी, जिस प्रकार दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, अफ्रीका की कांगो नदी, अफ्रीका की कांगो नदी, यूरोप की वोल्गा नदी, यूरोप की वोल्गा नदी, वैसे ही संयुक्त राज्य की महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी है। संयुक्त राज्य की महत्वपूर्ण नदी मिसिसिपी है। यह संयुक्त राज्य के 2/3 जल को प्रभावित करती है। संयुक्त राज्य के 2/3 जल को प्रभावित करती है, यानी 66% जल को प्रभावित करती है। इस नदी का उद्गम लेक इटास्का, आगे लगा लेना मिनीसोटा, लेक इटास्का यानी मिनीसोटा से होता है और यह मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और यह मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी व उसकी सहायक मिसौरी नदी मिसिसिपी व मिसौरी दोनों की सम्मिलित लंबाई 6,437 किलोमीटर है। 6,437 किलोमीटर है। अगर मिसिसिपी की लिख सकते हो आप 3,780 किलोमीटर। हाँ, मिसिसिपी की 3,780 किलोमीटर है और बाकी इसकी है मिसौरी की। आगे लिखिए, मिसिसिपी में जहां मिसौरी नदी जाकर मिलती है,
मिसिसिपी में जहां मिसौरी नदी जाकर मिलती है, ये क्षेत्र है ना, यहां पर जहां मिसौरी नदी जाकर मिलती है, वहां उसके जल को मटमेला कर देती है वहां उसके जल को मटमेला कर देती है। यानी मटमेला यानी उसमें अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर रेत यानी गाद मिट्टी इस तरह की होती है, और यहाँ पर आती है तभी इसमें मिलती है, तो इसका जल भी क्या कर देती है, यहाँ पर मटमेला कर देती है। ठीक है ना। तो उसके साथ में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो वो उसके जल में घुल करके वो क्या कर देते हैं, मटमेला कर देती है। तो क्योंकि मिसिसिपी का जो जल है वो एकदम स्वच्छ जल होता है। आगे चलकर इस नदी में यानी मिसिसिपी में, आगे चलकर इस नदी में ओहियो नदी अपना स्वच्छ जल, आगे चलकर ओहियो नदी अपना स्वच्छ जल इसमें डालती है। और ओहियो नदी आप देख सकते हैं, ये रही, इसका जल मिसौरी की तरह मटमेला नहीं होता है, बल्कि एकदम स्वच्छ जल होता है। डालती है। यह नदी पूर्व की ओर से आकर, यानी ओहियो नदी है, यह नदी पूर्व की ओर से आकर इसमें मिलती है। पूर्व की ओर से आकर इसमें मिलती है। अरकनसास तथा टेनेसी, अरकनसास ये देख सकते हैं, अरकनसास ये रही, अरकनसास व टेनेसी ये आप देख सकते हैं, टेनेसी, अरकनसास व टेनेसी अन्य सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियां हैं। पूर्व की ओर से आने वाली नदियां, पूर्व की ओर से आने वाली नदियां हरे भरे नम प्रदेश से आती हैं। ये जो पूर्व की ओर से आती है ना नदियां, ओयो है, टेनेसी, ये जो नदियां हैं वो यहाँ पर हरा भरा वन प्रदेश है, तो इस हरे भरे प्रदेश से ये नदियां आती हैं। जबकि पश्चिम की ओर से, जबकि पश्चिम की ओर से आने वाली नदियों का जल मटमेला होता है। मटमेला होता है। अन्य छोटी छोटी नदियां, अन्य छोटी छोटी नदियां दक्षिण की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है।
इसमें ट्रिनिटो, सेवाइन, पर्ल, अल्बामा मुख्य नदियां हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रही अल्बामा नदी, ये आप देख सकते हैं, ये रही अल्बामा नदी, और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह जैसे ट्रिनिटो है तो उसका भी उद्गम इस तरह से होता है, पर्ल है, सेवाइन है, ये नदियां भी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अल्बामा मुख्य नदियां हैं। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती हैं। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदियों का अपवाह क्षेत्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। आर्थिक और भौगोलिक महत्व की दृष्टि से यह विश्व का प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग, कृषि उत्पादों का सस्ता परिवहन, जलोढ़ मिट्टी के कारण अत्यंत उपजाऊ मैदान तथा उद्योग एवं व्यापार के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो आप अब इसमें आगे आप इतना मैप बनाओ, यूएसए का मैप बना करके केवल मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां बतानी है। तो ये मिसिसिपी, इस तरह से आप मिसिसिपी नदियां बनाइए। उसके बाद में मिसिसिपी की सबसे बड़ी नदी मिसौरी नदी आप ऐसे, फिर उसके बाद में ओहियो नदी आप बनाइए, टेनेसी नदी बना लीजिए, इस तरह से अरकनसास नदी बना लीजिए और रेड नदी बना लीजिए। ये तो है इसकी सहायक नदी मिसिसिपी की। उसके बाद में रियो ग्रांडे नदी आप इस तरह से बना लीजिए, जो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है मेक्सिको खाड़ी में। अल्बामा नदी इस तरह से बना लीजिए आप, अल्बामा। तो ये अटलांटिक महासागर की जल प्रवाह प्रणाली है, आप डायग्राम बना लीजिए। हाँ, आराम से सुंदर मैप
सुंदर होना चाहिए। और मैप में आप, चलो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ तो, हाँ ये लो। अब आप आराम से, हाँ नदियाँ और मैप है वो बना लीजिए। हाँ आराम से बनाइए अच्छे नोट्स, और नोट्स में मैप होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो अंक सुधार का एकमात्र जरिया यही है, आपका मैप होना चाहिए। आप चाहे चीन का भूगोल पढ़ रहे हैं, चाहे यूएसए का भूगोल पढ़ रहे हैं, या किसी क्षेत्र प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उस क्षेत्र विशेष की यहाँ पे मैप होना चाहिए, तभी आपके अच्छे अंक बन पाएंगे। हाँ आगे है, हाँ प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर की जो जल प्रवाह प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम वो प्रणालियां पढ़ेंगे। आप प्रशांत महासागर की स्थिति बता देता हूं, ये यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसकी ये जो पश्चिमी छोर है ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर का है। और ये प्रशांत महासागर की स्थिति होने की वजह से इसमें जो अटलांटिक महासागर है, सॉरी जो रॉकीज पर्वतमाला है, और रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिम की ओर जो नदियां बहती है उन नदियों की हमें बात करेंगे। तो वो सभी नदियां प्रशांत महासागर में ही गिरती है। तो उसमें हम मुख्य दो नदियों की अगर बात करें तो एक आती है कोलंबिया नदी, और कोलंबिया जो नदी है वो आप ये देख सकते हैं, ये कोलंबिया नदी है इस तरह से, ये नदी, हाँ कोलंबिया नदी है। और इसका उद्गम है वो कनाडा में होता है रॉकीज पर्वत से, और आप कनाडा देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से होकर के आती है और यूएसए में यहाँ से प्रवेश करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और उसके बाद में बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसका उद्गम कनाडा से होता है रॉकीज पर्वत श्रृंखला से, और ये यूएसए के पश्चिम भाग में वाशिंगटन राज्य से प्रवाहित होती है। यानी ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये वाशिंगटन राज्य, और इस वाशिंगटन राज्य से प्रवाहित होती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 1988 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है वो रहती है। तो 1988 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इस नदी को विद्युत नदी भी कहा जाता है। विद्युत नदी यानी इस पर बांध बना करके या जलप्रपातों के द्वारा विद्युत का उत्पादन है वो सबसे, बिजली उत्पादन है वो सबसे अधिक किया जाता है, और बिजली उत्पादन का सबसे अधिक होने की वजह से इसको विद्युत नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कोलोरेडो नदी है। तो अगर कोलोरेडो नदी की अगर बात करें हम, तो मैप में अगर हम देखें तो ये कोलोरेडो नदी है, ये देख सकते हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और उसके बाद में प्रशांत महासागर में ये नदी गिरती है। तो ये कोलोरेडो नदी है, और यह यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह, एरिजोना में बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। जो प्रशांत महासागर के पास में यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, आप जो देख रहे हैं ये देखो, मैं अभी आपको बताता हूं, ये आप यहां पर देखोगे तो खाड़ी ये जो है यहां पर, तो ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, और कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये नदी गिरती है। और इस नदी की, कोलोरेडो नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2334 किलोमीटर है। तो 2334 किलोमीटर इसकी नदी की लंबाई है, और इस नदी पर सबसे बड़ा कैनियन है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। तो इस नदी पर जो बहती है वो जो सबसे बड़े कैनियन से होकर के बहती है। तो कैनियन क्या होता है कि दो चट्टान होती है, और दो चट्टानों के जो संकरा जो भाग होता है बीच का, इस तरह से संकरा एकदम संकरा भाग होता है,
तो इस संकरे भाग से होकर के नदी गुजरती है, तो घाटी या गर्त, और उसका जो विस्तृत बड़ा रूप होता है उसको हम कैनियन कहते हैं। यानी इसका रूप लगातार नदियों के द्वारा पार्श्विक कटाव होता है, यानी अपर्दन होता है, और अपर्दन होने की वजह से इसका आकार है वो बढ़ जाता है, और बड़ा होने की वजह से इसको कहते हैं कैनियन। तो ये ग्रांड कैनियन से होकर के नदी गुजरती है जो है कोलोराडो नदी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले, प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। हाँ, प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। हाँ, लिखिए इसमें, प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली में इस क्रम में रोकीज पर्वत से निकलकर, इस क्रम में रोकीज पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर, रोकीज पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में गिरने वाली, पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां आती है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां आती है कोलंबिया और कोलोराडो, कोलंबिया और कोलोराडो इस क्रम की मुख्य नदियां हैं, इस क्रम की मुख्य नदियां हैं एक नंबर लगा करके हेडिंग डाल लीजिए कोलंबिया नदी। हाँ, एक नंबर है कोलंबिया नदी। लिखिए इसके आगे कोलंबिया नदी में हेडिंग डाल करके, यह प्रशांत महासागर में, यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली मुख्य नदी है, यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली मुख्य नदी है। यह कनाडा में, यह कनाडा में रोकीज पर्वत से, रोकीज पर्वत से दक्षिण पश्चिम की ओर उच्च भूमि पर, रोकीज पर्वत से दक्षिण पश्चिम की ओर उच्च भूमि पर बहती हुई, उच्च भूमि पर बहती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में वाशिंगटन राज्य से होती हुई, वाशिंगटन राज्य से होती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की
लगभग 1488 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई लगभग 1488 किलोमीटर है। इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसे विद्युत नदी भी कहा जाता है। इसलिए इसे विद्युत नदी भी कहा जाता है। यह नदी पर्वतीय तीव्र ढाल से बहने के कारण इसका वेग भी तीव्र होता है। बहने के कारण इसका वेग भी तीव्र होता है। यह नदी वाशिंगटन व ओरेगन राज्यों से होकर बहती है। यह नदी वाशिंगटन व ओरेगन राज्यों से होकर बहती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सिंचाई व्यवस्था व मत्स्य उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो ये थी कोलंबिया नदी। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कोलोराडो नदी। और कोलोराडो नदी आप देख सकते हैं, यहां पर यह है रॉकीज पर्वत से इसका उद्गम होता है और इस तरह से प्रवाहित होती हुई और ये भी कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए कोलोराडो नदी। ये भी प्रशांत महासागर की जल प्रणाली का ही भाग है। हाँ, कोलोराडो नदी नोट कर लीजिए। पश्चिम भाग के दक्षिण क्षेत्र में कोलोराडो नदी बहती है। दक्षिण भाग में या क्षेत्र में कोलोराडो नदी बहती है।
रोकीज पर्वत से निकलकर रोकीज पर्वत से निकलकर यह यूटाह तथा एरिजोना राज्यों में ये आप नाम देख सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं लिखना आ रहा है तो गलती मत कर देना, आप यहां पर स्क्रीन पर देख लिया करो ना। यूटाह और एरिजोना, ये आप देख सकते हो एरिजोना। तो यूटाह और एरिजोना राज्यों में बहती हुई एरिजोना राज्यों में बहती हुई नेवादा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा से गुजरकर नेवादा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा से गुजरकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है वर्तमान समय में इस नदी ने अपना मार्ग काटकर या अपरदित कर अत्यंत गहरा कर लिया है, इसलिए इसमें बाढ़ आने का भय नहीं रहता है। इसमें बाढ़ आने का भय नहीं रहता है। इस नदी की अपनी गहरी घाटी को ग्रांड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड कैनियन के नाम से जाना जाता है। इस नदी के मार्ग में अनेक जलप्रपात हैं। इस नदी के मार्ग में अनेक जलप्रपात हैं। जलप्रपात क्या होता है कि जब कोई ये इस तरह से पठारी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो इसका जो ढाल होता है वो एकदम इस तरह से तीव्र होता है, खड़ा ढाल होता है। और जब यहाँ से नदी होकर के गुजरती है और गुजरती हुई जब ये नीचे उतरती है तो तीव्र ढाल होने की वजह से इनका जो जल है वो इस तरह से झरनों के रूप में गिरता है। ठीक है ना, ये जिस तरह से फुहारे चल रहे हैं इस तरह से इसका जल नीचे गिरता है। तो इस तरह से इसका जल नीचे गिरने की वजह से इसको बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। और इस नदी पर, हाँ आगे लिखिए, और इस नदी पर
अनेक बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं जिसमें बोल्डर बांध, हुअर बांध और इंपीरियल बांध, बोल्डर बांध, हुअर बांध और इंपीरियल बांध मुख्य है। इंपीरियल बांध मुख्य है। इन बांधों से अनेक नदियां निकलती हैं। इन बांधों से अनेक नदियां निकलती हैं जो इस शुष्क प्रदेश को सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं। सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं। तो ये थी प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। अब हम आगे देखते हैं अंतः प्रवाह प्रणालियां। और अंतः प्रवाह प्रणाली उसको कहा जाता है जो नदियां किसी सागर महासागर में न गिर के आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, ये इस तरह की कोई नदी है और ये नदी यहां से उद्गम होती हुई लेक झील में गिर जाती है। यहां से कोई नदी आती हुई शुष्क प्रदेश में लुप्त हो जाती है। तो ये नदियां किसी सागर और महासागर में नहीं गिरती है और ये उसी क्षेत्र विशेष में लुप्त हो जाती है, शुष्क प्रदेश में या किसी झील में। तो उसको बोलते हैं अंतः प्रवाहित प्रणाली। ठीक है, यानी आंतरिक भाग में ही लुप्त होना। तो पहाड़ों से घिरा हुआ विशाल बेसिन अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। यानी इधर से रॉकीज पर्वतमाला, इधर से अपलेशियन पर्वतमाला और इन पर्वतों से घिरा हुआ ये जो प्रदेश है, यहाँ पर छोटी छोटी अन्य नदियाँ भी निकलती है और निकलती हुई ये किसी अन्य नदियों में नहीं गिरती जाती है और ये वहीं पर लुप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा विशाल जो मैदान है या बेसिन है वो अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। और यहाँ की नदियाँ समुद्र में पहुँचने से पूर्व ही शुष्क जलवायु में लुप्त हो जाती हैं। तो यानी जो शुष्क प्रदेश होता है जहाँ वर्षा कम होती है, अत्यधिक तापमान रहता है, तो उस शुष्क प्रदेश में ही लुप्त हो जाती हैं। और इस प्रदेश में अनेक झीलें हैं जो आदिम समय में बहुत सारी यहाँ पर झीलें थी जो अब वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है। तो इस प्रदेश में आप पश्चिमी क्षेत्र पर जाओगे या फिर यहाँ पर मैदानी भाग में अनेक झीलें थी प्राचीन समय में, परंतु अब वर्तमान समय में वो झीलें लुप्त हो चुकी है क्योंकि ये शुष्क प्रदेश है और वर्षा की कमी होने की वजह से सूख गई है। और इस प्रदेश में ग्रेट साल्ट लेक जो खारे पानी की झील है, और मैं स्थिति आपको बता देता हूं, ये आप जो देख रहे हैं ये ग्रेट साल्ट झील है। और ग्रेट साल्ट लेक झील जो खारे पानी की यूएसए की सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है ना, ग्रेट साल्ट लेक। तो यहाँ का जल स्थिर रहता है और स्थिर होने की वजह से यहाँ पर लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस प्रदेश की खारे पानी की मुख्य झील है। तो हेडिंग डाल लीजिए अंतः प्रवाह प्रणाली। हाँ, अंतः प्रवाह प्रणाली लिखिए। अतः प्रवाह प्रणाली
प्रवाह प्रणाली वह व्यवस्था है, अतः प्रवाह प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें नदियों का जल, जिसमें नदियों का जल किसी महासागर तक नहीं पहुंचता है, नदियों का जल किसी महासागर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि झीलों, दलदली या मरुस्थलीय क्षेत्रों में समाप्त हो जाती हैं। झीलों व दलदली क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। ये प्रदेश पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये प्रदेश पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा हुआ विशाल बेसिन अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। विशाल बेसिन अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। यहां नदियां समुद्र में पहुंचने से पूर्व शुष्क जलवायु के कारण लुप्त हो जाती है। शुष्क हो जाती है, लुप्त हो जाती है, शुष्क नहीं, गलती से निकले, लुप्त हो जाती है। वर्ष के अधिकांश समय में यह नदियां सूखी बहती है या शुष्क बहती है, यानी सूख जाती है। परंतु जब भी वर्षा ऋतु का समय आता है तो वर्षा होने की वजह से इसमें वापस जल आ जाता है। सूखी बहती है या रहती है। वर्षा काल में अचानक वर्षा होने के कारण इसमें जल आ जाता है। इनमें जल आ जाता है और उनकी धारा विकराल हो जाती है। उनकी धारा विकराल हो जाती है। इसी कारण से इस प्रदेश में अनेक झीलें थी। इस प्रदेश में अनेक झीलें थी
जो वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी हैं, जो वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक इस प्रदेश की, ग्रेट साल्ट लेक इस प्रदेश की खारे पानी की, इस प्रदेश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो आप स्थिति देख रहे हैं, मैंने यहां पर बताया, ये ग्रेट साल्ट झील, ग्रेट साल्ट लेक झील, जो यूएसए की सबसे खारे पानी की झील है, ये ग्रेट साल्ट लेक, जिसमें अनेक नदियां आकर गिरती हैं, जिसमें अनेक नदियां आकर गिरती हैं। इस शुष्क प्रदेश में, इस शुष्क प्रदेश में सर्वाधिक वाष्पीकरण होने के कारण, सर्वाधिक वाष्पीकरण होने के कारण और स्थिर जल होने की वजह से, स्थिर जल होने की वजह से इस झील का जल खारा है। इस झील का जल खारा है। तो ये था अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां, जो यूएसए की आंतरिक भाग में ही उद्गम होता है और आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाने वाली जो नदियां हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। अब हम जो 4 नंबर अपवाह तंत्र आएगा, वो है विशाल झीलें, विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली। और विशाल झीलों में अगर देखें यूएसए में, तो आप ये झीलें जो देख रहे हैं, और ये 5 अंगुल्याकार आकृति की जो झीलें हैं, वो यूएसए की मुख्य झीलें हैं। और ये झीलें यूएसए के उत्तर पूर्वी भाग में या सीमा पर स्थित है। यानी यूएसए का जो उत्तर पूर्वी जो भाग है आप देख सकते हैं, और इस उत्तर पूर्वी भाग में आपको ये सीमा बनाती हुई मिलेगी। इनमें सुपीरियर जो आप देख रहे हैं, ये आप झील देख रहे हैं, ये सुपीरियर झील है। ओंटारियो, ये आप जो देख रहे हैं, ये झील देख रहे हैं, ये ओंटारियो है। मिशिगन, ये आप देख रहे हैं, ये मिशिगन है। ह्यूरोन, ये आप जो देख रहे हैं, ह्यूरोन झील है। और ईरी, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये है ईरी झील। तो ये यूएसए की 5 मुख्य झीलें हैं। इनमें से यूएसए में पूर्ण रूप से, यूएसए में मिशिगन झील है, यानी मिशिगन झील है वो यूएसए में पूर्ण रूप से है। बल्कि अन्य जो 4 झीलें हैं वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, दोनों पर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यूएसए और कनाडा की दोनों की सीमा पर है, परंतु मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में, और ईरी झील है वो पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित है। आगे अगर देखें इन झीलों की प्रमुख नदियों की अगर बात करें,
तो सेंट लॉरेंस नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी यहां से आती है और यहां से होने के बाद में इस तरह से प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। तो इन झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो नदी है वो है सेंट लॉरेंस नदी, जो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली। हाँ लिखिए, यह प्रवाह प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं और यूएसए तथा कनाडा की संयुक्त संपत्ति है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की, जो आप उत्तर में ये जो देख रहे हैं ना, ये कनाडा देश आएगा यहां, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, कनाडा। तो यहां पर ये कनाडा देश की स्थिति रहती है ये, और ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनकी दोनों की सीमा पर स्थित है, इसलिए दोनों की संयुक्त संपत्ति है। तो यूएसए तथा कनाडा की संयुक्त संपत्ति है। आगे लिखिए, ये झीलें यूएसए के उत्तर पूर्वी, ये झीलें यूएसए के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। उत्तर पूर्व की सीमा पर स्थित हैं। आसपास के प्रदेश से आकर अनेक नदियां, आसपास के प्रदेश से आकर अनेक नदियां इसमें गिरती हैं। आसपास के प्रदेश से आकर अनेक नदियां इसमें आकर गिरती है। इसमें से सेंट लॉरेंस नदी प्रमुख है। सेंट लॉरेंस नदी प्रमुख है, जो उत्तर पूर्व की ओर, बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है।
यूएसए तथा कनाडा की मीठे जल की मुख्य झीलें हैं यूएसए तथा कनाडा की मीठे जल की मुख्य झीलें हैं। झीलों के नाम डाल लीजिए। सुपीरियर झील, आप इसमें यहां पर देख सकते हैं, गलत मत कर देना कोई भी। सुपीरियर झील। 2 नंबर ओंटारियो झील। 3 नंबर मिशिगन झील। 4 नंबर ह्यूरॉन झील। 5 नंबर ईरी झील। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। आगे लिखिए। यह यूएसए की यह झीलें यूएसए की बहुत महत्वपूर्ण नदियां झीलें हैं जो यह यूएसए की महत्वपूर्ण झीलें हैं जो जल परिवहन औद्योगिक विकास, जल परिवहन, औद्योगिक विकास, जल परिवहन, औद्योगिक विकास, मत्स्य पालन व दोनों देशों की सीमा निर्धारण के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। दोनों देशों के सीमा निर्धारण के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो ये थी आज की यूएसए का अपवाह्य तंत्र। और इस अपवाह्य तंत्र में आपको यूएसए की जो सभी नदियां थी वो आपको विस्तार रूप में आपको ये टॉपिक करवाया है। तो आप मुख्य रूप से अपने नोटबुक में इनके नोट्स बना लीजिए और लगभग 10 अंकों का आपको फ़ायदा होगा। एमजीयूसी का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें इस टॉपिक से संबंधित 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक होने की वजह से आपको विस्तार रूप में आपको बताया गया है, डायग्राम सहित, और साथ साथ में मानचित्र भी आपको बताए गए हैं, कहाँ से नदियों का उद्गम होता है और कहाँ पर ये नदियाँ उनका मुहाना है, यानी ये नदियाँ सागर, महासागर या फिर किसी खाड़ी में गिरती हैं। इनके साथ साथ में हमने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अंतः प्रवाह प्रणाली और झीलों के बारे में हमने पढ़ा था। खारे पानी की झीलें पढ़ी, मीठे जल की जो झीलें थी वो पढ़ी। तो आप पूर्ण क्लास देखें, इसके लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो सब्सक्राइब्स कर दीजिए।
और आपका जो प्यार प्रेम स्नेह मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।